हेलो नमस्कार प्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम आपको आज बता दें कि आज यानी 1 नवंबर से आपका एसएससी जीडी का जो आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। और इसमें अगर क्लासेस के बारे में बताएं तो आपका जो पहला क्लास आपको मिलेगी वो मतलब हमारे द्वारा आपका जीएस का, जो कि आपके सुबह 6 बजे, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके योगेश सर के द्वारा सुबह 7 बजे मिलेंगे। और इसी के जस्ट बाद यानी दीपक सर के द्वारा आपको 20 क्वेश्चन है मैथ को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी की क्लास आपको जयशंकर सर के द्वारा सुबह 9 बजे देखने को मिलेंगे। जो कि आपके एसएससी जीडी की बात करें तो एसएससी जीडी में आपके टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इस वक्त आपको 80 क्वेश्चन मतलब आपके पेपर में आने हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके जीएस के, 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन आपके मैथ और 20 क्वेश्चन रीजनिंग, ठीक है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है आपके हिंदी ऑप्शनल रहता है, या हिंदी लीजिए या इंग्लिश, ठीक है। जिसको इंग्लिश अच्छा पड़ता हो इंग्लिश चॉइस करता है, और जिससे हिंदी मतलब अच्छा है, जिसका हिंदी अच्छा है वो अपना हिंदी ले सकता है, ठीक है। तो चलिए हम जो आज के जीडी का क्लास है उसके लिए हम बात करें अपने जीएस के क्लास के। तो जीएस के क्लास के लिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो आपके जीएस के जो क्वेश्चन है वो आपको एक सीरीज मतलब शुरू से मतलब कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर जैसे मतलब हिस्ट्री हो गया, आपका भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब से हम 2 से 3 क्वेश्चन ले और शुरू से मतलब एकदम शुरुआत से लेकर मतलब इसके बारे में शुरू से लेकर अंत तक चलने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन मतलब आज के अपने पहले प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी, मतलब पहला क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से है, जो कि दिया आपका सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की थी। ऑप्शन ने दिया आपका 1920, ऑप्शन भी दिया आपका हाँ ठीक है, ऑप्शन ने दिया आपका 1920, ऑप्शन भी दिया आपका 1921, ऑप्शन सी दिया आपका 1922 और ऑप्शन डी दिया आपका 1923, ठीक। किसकी बात करा? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की थी, खोज किसने और कब की थी, तो इसकी खोज हुई थी आपकी कब? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में इसकी खोज हुई थी। अगर पूछे किसने किया था, ये किए थे आपके दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी जी इसकी खोज किए थे। इसने दयाराम साहनी जी ने 1921 में खोज किए थे। किसकी अध्यक्षता में इसकी खोज हुई थी? ये हुई थी आपकी जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। इसकी जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और पूछे अगर सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो ये नामकरण भी किसने किया था? भी आपके जॉन मार्शल ही किए थे, ठीक है। इन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा किसकी खोज हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और इसका नामकरण भी आपके जॉन मार्शल के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अगर पूछे जो सिंधु घाटी सभ्यता है मतलब इस किसके समकालीन थी, मतलब या फिर ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और कौन कौन सी मतलब सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अगर पूछे और कौन सी सभ्यता थी आपकी चीन की सभ्यता। किसकी सभ्यता थी? चीन की सभ्यता थी भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है। एक और थी, एक थी आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की बात करें तो कहाँ पर? आपके इराक में है। किस नदी किनारे है? तो आपके दजला फरात नदी किनारे है। दजला फरात नदी किनारे है। दजला फरात नदी किनारे कौन सा क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है। अगर हम बात कर किसकी कर रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्षेत्रफल, अगर पूछे इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपके 12,99,000 कितना है? 12,99,000 इसका 12,99,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपके टीलें थी कितने भागों में विभाजित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो 2 भागों में इनकी टीलें जो थी 2 भागों में आपकी विभाजित थी। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित थी। एक था आपका पश्चिमी टीला, क्या था? एक था आपका पश्चिमी टीला और एक था आपका पूर्वी टीला। एक क्या था? पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला की बात करते इसमें कौन रहता था और पूर्वी टीला में कौन रहते थे? पश्चिमी टीला में कौन रहते थे? पूर्वी टीला में।
पश्चिमी टीला की बात करते इसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और पूर्वी टीला में आपके निम्न वर्ग के लोग रहते थे, निम्न वर्ग के लोग रहते थे। उच्च वर्ग में जैसे बात करें कौन हो गए आपके राजा रहते थे, उच्च वर्ग में राजा और पुरोहित, ठीक। उच्च वर्ग में राजा और पुरोहित। और निम्न वर्ग की बात करें तो इसमें थे आपके मजदूर, कौन थे, मजदूर और किसान। मजदूर और किसान किस में थे, आपके पूर्वी टीला यानी निम्न वर्ग के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो किसकी बात हो रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक। सिंधु घाटी से सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जॉन मार्शल की अध्यक्षता में कब 1921 में किए थे। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया तो अभी आपके जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता की बात करें तो चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करते हैं किस नदी किनारे है, तो आपके दजला फरात नदी किनारे है। किस नदी किनारे है, दजला फरात नदी किनारे है। और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कितने टीलों में विभाजित थी, आपके 2 टीलों में विभाजित थी। कितने टीलों में, 2 टीलों में विभाजित थी। कौन कौन से थे, एक थे पश्चिमी टीला था, एक था आपका पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में बात करें तो आपके उच्च वर्ग के लोग जैसे आपके राजा और पुरोहित रहते थे। पूर्वी टीला की बात करें तो इसमें निम्न वर्ग के लोग जैसे मजदूर और किसान रहा करते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ऑप्शन दिया आपका 1942, ऑप्शन बी दिया 1941, ऑप्शन सी दिया आपका 1943 और ऑप्शन डी दिया आपका 1944। ऑप्शन डी क्या दिया है, 1944। क्रिप्स मिशन की बात करें कब आया था, आप था आपके द्वितीय विश्व युद्ध के समय कब आया था, 1942 में आया था। कब आया था, 1942 में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और जब क्रिप्स मिशन था उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है आपका भारत के संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। क्या लिखा था इसमें, इसमें लिखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत के संविधान का, भारत के संविधान का निर्माण किया, मतलब संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो कि आपके भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। किसके द्वारा, भारतीयों द्वारा आपका निर्मित होगा, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर पूछे जो था क्रिप्स मिशन था, इसका अगर पूछे बहिष्कार किसने किया सबसे पहले, इसका बहिष्कार सबसे पहले आपके किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले इसका बहिष्कार किया, फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने इसका बहिष्कार किया था। महात्मा गांधी ने, ठीक। पहले तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, फिर महात्मा गांधी ने इसका बहिष्कार किया था, ठीक है। और जो आपका और यहीं पे क्या हो गया आपका, यहीं पे आपका क्रिप्स मिशन आपका फेल हो जाता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन क्या हो गया आपका, फेल हो गया। आया किस लिए था, इसने बताया था कि मतलब इसमें लिखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और जो क्रिप्स मिशन था इसे सबसे पहले अगर पूछे इसे का बहिष्कार किसने किया, इसे मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया इसका। उसके बाद किसने किया, उसके बाद आपके महात्मा गांधी ने किया। और इससे ही महात्मा गांधी ने पोस्ट पेटेड चेक भी कहा था। क्या कहा था, पोस्ट पेटेड चेक भी कहा था। और क्रिप्स मिशन जो है आपका यहीं पर आपका फेल हो जाता है, ठीक है। और इसी के बाद हुआ आपका जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो इसके बाद एक आपके यूएन की किसकी स्थापना होती है, यूएन की स्थापना होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद आपके यूएन की स्थापना होती है। और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, कहाँ के, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, नए पीएम कौन बने, ये बने थे आपके इटली। कौन बने, इटली आपके कहाँ के, ब्रिटेन के नया प्रधानमंत्री बने, ठीक है, ठीक। तो क्रिप्स मिशन कब आया था आपका, यह आया था 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, खीर भवानी मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। खीर भवानी मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन दिया आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी दिया आपका लद्दाख, ऑप्शन सी दिया आपका हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका उत्तराखंड। ऑप्शन डी किया गया है उत्तराखंड। किसकी बात करा, खीर भवानी मंदिर की। खीर भवानी मंदिर अगर पूछे कहाँ स्थित है तो आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें, यहाँ के मतलब प्रमुख मंदिरों की बात करें, यहाँ पर और कौन कौन से मंदिर हैं, खीर भवानी मंदिर के बाद के अलावा और कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पर। एक है आपका वैष्णो देवी, क्या है, वैष्णो माता मंदिर है, वैष्णो माता मंदिर, ये भी कहाँ है, ये भी आपके कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। एक है आपका रणबीरेश्वर मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ है, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। एक है आपका अमरनाथ गुफा मंदिर, अमरनाथ गुफा मंदिर, ठीक है,
एक है आपका रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर। एक है आपका खीर भवानी मंदिर, खीर भवानी मंदिर, खीर भवानी मंदिर। एक है आपका सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। ये भी कहाँ है? ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। कौन कौन से मंदिर हो गए आपके? खीर भवानी मंदिर, अच्छा खीर भवानी मंदिर यहाँ पे, ठीक है। खीर भवानी मंदिर, वैष्णो माता मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर, अमरनाथ गुफा मंदिर, रघुनाथ मंदिर, खीर भवानी मंदिर, ठीक है, और सूर्य मंदिर। ये सब कहाँ है? ये सब आपके जम्मू और कश्मीर में है। पूछा था खीर भवानी मंदिर कहाँ है, तभी आपके जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मेढक का वैज्ञानिक नाम निम्न में से क्या है? मतलब मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है दिया आपको होमो सेपियंस, ऑप्शन बी दिया आपका राना टिग्रिस टिग्रिना, ऑप्शन सी दिया आपका फेलिस डोमेस्टिका, और ऑप्शन डी दिया आपका बॉस इंडिकस। इसकी बात करा मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपके मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछे क्या है तो आपका होमो सेपियंस है। और राना टिग्रिस टिग्रिना अगर पूछे किसका वैज्ञानिक नाम है तो आपके मेढक का है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिस टिग्रिना, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर पूछे फेलिस डोमेस्टिका किसका मतलब किसका वैज्ञानिक नाम है तो आपके बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। और ऑप्शन डी की बात करें बॉस इंडिकस की, अगर पूछे किसका वैज्ञानिक नाम है तो आपके गाय का वैज्ञानिक नाम पूछे क्या है तो आपके बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? गाय का वैज्ञानिक नाम है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन है? ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछा था मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा था, मतलब इसकी खोज और किसने और कब की थी? तो 1921 में राजाराम साहनी ने की थी, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? अगर पूछे इसका क्षेत्रफल कितना था तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था। अगर हम पूछे इसकी क्षेत्र के बारे में बात करें मतलब उत्तरी क्षेत्र, इसकी अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें, इसकी उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र है आपके कहाँ पर? मांडा है। कौन सा है? मांडा है। कहाँ पर है? ये आपके लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। ये आपका मांडा कहाँ पर है? लद्दाख में है, ठीक है। लद्दाख ये आपका उत्तरी क्षेत्र है, ये आपका उत्तरी क्षेत्र, ठीक। और हम बात करें सबसे पूर्वी क्षेत्र, सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? सबसे पूर्वी क्षेत्र है आपका आलमगीरपुर। तो ये कहाँ पर है? आपके मेरठ में है। ये मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। किस नदी किनारे है? तो ये आपके हिंडन नदी किनारे स्थित है। हिंडन नदी किनारे स्थित है, ठीक है। और जबकि उत्तरी क्षेत्र मांडा था, कहाँ पर है? आपके लद्दाख में है। किस नदी किनारे है? तो आपके चिनाब नदी किनारे है। चिनाब नदी के किनारे है। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपके दैमाबाद। ये कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी किनारे स्थित है? ये आपके प्रवरा नदी किनारे स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और पूछे सबसे पश्चिमी वेस्ट, ठीक। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? मतलब तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? ये आपके सुतकांगे डोर ये आपके सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। ये कहाँ पर है? वर्तमान में बात करते हैं आपके वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस नदी किनारे स्थित है? आपके दास्क नदी किनारे स्थित है। दास्क नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? दास्क नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये तो हो गया आपके सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के बारे में। अगर हम और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर बात करें, पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपकी लिपि थी वो कैसी लिपि थी? तो थी आपकी भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। अब पूछे कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। दाएं से बाएं से की तरफ लिखी जाती थी, ठीक है। दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। कौन सी कैसी लिपि थी आपकी? ये थी आपकी भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। अगर पूछे इसका समाज कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। क्या था? मात्र सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। इसमें घरों में आपके ईंटों का प्रयोग किया था।
सिंधु घाटी सभ्यता में आपके घरों में जो आपके ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगर पूछे ईंटों की माप के बारे में बात करें, ईंटों की माप की बात करते थे आपका 4 समंदे 2 समंदे 1 के अनुपात में था। इसकी लंबाई जो थी आपकी अगर 4 होती थी, किसके अनुपात होती थी, 4 2 1। लंबाई अगर 4 तो ऊंचाई चौड़ाई आपके 2 और हाइट जो था इसका मतलब ऊंचाई 1 होता था। यानी 4 समंदे 2 समंदे 1 के अनुपात में इसके ईंटों की माप होती थी। इसे क्या कहते थे, इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। इसे किस नाम से जानते थे, इसे इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल के नाम से जाना जाता था, बॉन्ड स्टाइल। ठीक है, इसे इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल भी कहा जाता था। ईंटों का अनुपात क्या था, 4 समंदे 2 समंदे 1 का अनुपात था। ठीक है, अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अगर पूछे सबसे पवित्र पशु कौन था, तो था आपका कुबड़ वाला बैल। क्या था, कुबड़ वाला बैल तो जो था आपका इनका पवित्र पशु था। और इनकी अगर पूछे व्यापार व्यवसाय के बारे में बात करें, इनका व्यवसाय था आपका कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार, कृषि प्लस व्यापार इनका क्या था, यह था इनका व्यवसाय। और इनका पवित्र पशु क्या था, कुबड़ वाला बैल था, कुबड़ वाला बैल। ठीक, कुबड़ वाला बैल इनका पवित्र पशु था। और इनका व्यवसाय क्या था, कृषि और व्यापार इनका व्यवसाय था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया आपका मांडा। उत्तरी बिंदु की बात करें, उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो मांडा हो गया, दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद, पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर और पश्चिमी क्षेत्र आपका कांगेडोर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ऑप्शन दिया आपका 1946, ऑप्शन बी दिया आपका 1947, ऑप्शन सी दिया आपका 1948 और ऑप्शन डी दिया आपका 1949। ऑप्शन डी क्या दिया 1949। तो पूछे अगर कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो यह था आपका 1946 में। यह था कब, 1946 में। अगर पूछे इसमें कितने सदस्य थे, इसमें आपके टोटल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ठीक है, अगर पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आपके पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे आपके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसमें टोटल आपके 3 सदस्य थे। एक तो हो गए आपके पैथिक लॉरेंस हो गए, दूसरे थे आपके एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर दूसरे सदस्य थे। एक और थे आपके कौन, स्टीफर्ड क्रिप्स, स्टीफर्ड क्रिप्स, स्टीफर्ड क्रिप्स। ठीक है, पैथिक लॉरेंस क्या थे, कैबिनेट मिशन जो था उसके अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। और इसकी बात करते कौन, मतलब ये इनका भारत में क्या पद था, तो ये भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे, भारत के राज्य सचिव थे। और एवी अलेक्जेंडर की बात करें तो ये नौसेना मंत्री हुआ करते थे। क्या थे, नौसेना मंत्री थे। और जो आपके स्टीफर्ड क्रिप्स थे ये आपके बोर्ड ऑफ ट्रेड के सचिव थे। क्या थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के सचिव थे। ठीक है, और जो ये कैबिनेट मिशन भारत आया कब, 1946 में। इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर आपके संविधान सभा का गठन हुआ। किसका, संविधान सभा का, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था, कैबिनेट मिशन के ही आधार पर आपके संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ था संविधान सभा का गठन, हुआ था आपका 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि जन धन योजना, क्या जन धन योजना कब शुरू हुआ। ऑप्शन है दिया आपका 15 जुलाई 2015, ऑप्शन बी दिया आपका 28 अगस्त 2014, ऑप्शन सी दिया आपका 25 सितंबर 2014 और ऑप्शन डी दिया आपका 15 जनवरी 2015। किसकी बात कर रहा है, जन धन योजना, जन धन योजना। अगर पूछे जन धन योजना का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य अगर पूछे इसका क्या था, इसका उद्देश्य था कि अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना। अधिकतम लोगों को किससे जोड़ना था, बैंकों से जोड़ना। अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना इसका क्या था, उद्देश्य था। अगर पूछे ये कब शुरू हुआ था, तो हुआ था आपका 28 अगस्त 2014 को। कब हुआ था, 28 अगस्त 2014 को यह शुरू हुआ था। कब, 28 अगस्त 2014। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और जनधन योजना अगर पूछे उद्देश्य क्या है, तो अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना इसका अध्यक्ष मतलब इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगर से इस जो मतलब ये जनधन योजना लाई गई थी, इसमें क्या होता था कि इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंकों से बैंक जो थे आपके आपसे कोई शुल्क नहीं लेते थे। मतलब ये जीरो बैलेंस पे आपका खाता खोला जाता था इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को डैश के रूप में जाना जाता है। मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया आपका विटामिन के, ऑप्शन बी दिया आपका विटामिन सी, ऑप्शन सी दिया आपका विटामिन B2 और ऑप्शन डी दिया विटामिन B12। ऑप्शन डी कहते हैं विटामिन B12। तो मछली में जो मौजूद आपके राइबोफ्लोविन होता है ये को मतलब के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? जाना जाता है कि विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? विटामिन B2 के रूप में, यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम है ये। क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगर हम विटामिन ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया? विटामिन के। विटामिन के का पूछा रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका फाइलोक्विनोन है। क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन किसका नाम है? ये आपके विटामिन के का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है क्या है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल। और ऑप्शन डी दिया आपका विटामिन B12। अगर पूछे इसका रासायनिक नाम क्या है तो इसका रासायनिक नाम है क्या? साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, कोबाल्मिन, ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है? निम्न में से किस राज्य में कौन सा त्यौहार है आपका? फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन दिया आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका असम और ऑप्शन डी दिया आपका बिहार। ठीक है, तो अगर पूछे कौन सा त्यौहार है का? फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है यह सही आंसर होता है। अगर पूछे आंध्र प्रदेश में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, फ्लेमिंगो से के सिवा और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो ये मनाया जाता है, एक है आपका कल्याणोत्सवम, क्या है? कल्याणोत्सवम है। एक है आपका ये लम्मा, ये लम्मा। ठीक है, ये लम्मा जतारा, ये लम्मा जतारा है। ठीक है, एक है आपका दुर्गम्मा, ये कहाँ के हैं? आपके आंध्र प्रदेश के त्यौहार है। ठीक, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें अरुणाचल प्रदेश, इसकी अरुणाचल प्रदेश के अगर हम त्योहारों की बात करें तो इसका है आपका सोलुंग। क्या है? सोलुंग उत्सव, सोलुंग उत्सव अगर पूछे कहाँ के? आपके अरुणाचल प्रदेश का है। एक है आपका ड्री उत्सव, ठीक है, एक है आपका लोसर हो गया, है आपका मोपिन, ठीक है, एक है आपका सांगकेन, कहाँ है? ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। कौन कौन सा हो गया? सोलुंग हो गया, सोलुंग उत्सव हो गया, ड्री उत्सव हो गया, लोसर उत्सव हो गया, मोपिन उत्सव हो गया और सांगकेन हो गया। ठीक है, अगर हम असम की बात करें, असम के त्योहारों की बात करें, यहाँ पर आपका बिहू, जो कि यहाँ का सबसे फेमस त्यौहार है। कौन सा है? बिहू है। एक है आपका मीदम मीफी, कहाँ का है? अभी आपके असम का है। एक है आपका बैसागु पूछे कहाँ का है? ये भी आपके असम का है। ठीक है, देहिंग पटकई यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम है। कहाँ का? असम के राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम है। एक राष्ट्रीय उद्यान भी इसी के नाम पे है। किसके नाम से? देहिंग पटकई के नाम से है। एक है आपका बैखो भी कहाँ का त्यौहार है? अभी आपके असम का त्यौहार है। कहाँ का है? असम का है। एक है आपका अम्बुबाची, जो कि यहाँ का फेमस मेला है। ठीक है, फेमस मेला है। ठीक है, कहाँ का है? आपके अम्बुबाची। ठीक, और अगर हम बिहार की बात करें, ऑप्शन डी की बात करें, बिहार के प्रमुख त्योहारों की बात करें, यहाँ का है आपका शाम चकेवा, एक है आपका विदेशिया है। ठीक है, एक है आपका बिहू पूछे तो आपके असम का है, और बेहुला पूछे तो ये कहाँ के? आपके बिहार का है। बिहुला बिहार का है। एक है आपका जितिया, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का भी है। क्या है? जितिया कहाँ का है? आपके बिहार का। ठीक है, एक है आपका सोहराय है। सरहुल आपके झारखंड का भी है। कहाँ का है? बिहार का है। उसके सिवा कहाँ का है? आपके झारखंड का भी है। ठीक है, सबसे फेमस है यहाँ का छठ पूजा कहाँ का है? आपके बिहार का है। एक है आपके कर्मा, ये सब कहाँ के? आपके बिहार के आपके त्यौहार हैं। ठीक, इसका पूछा था आंध्र प्रदेश कहाँ का, मतलब पूछा था फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ का? आपके आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो क्या कल्याणोत्सवम है, या लम्मा जतारा है, दुर्गम्मा है, सब कहाँ के? आंध्र प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सोलुंग उत्सव है,
ड्री उत्सव है, लोसर उत्सव, मोपिन है। असम की बात करें तो बिहू है, मिदम मिफी है, बैसागु है, देहिंग पटकई है। और बिहार की बात करें सम चकेवा, विदेशिया, बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, छठ पूजा और कर्मा। ये कहाँ के सब? ये सब आपके बिहार के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? इसकी बात करें, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? ऑप्शन ए दिया आपका 2001, ऑप्शन बी दिया 2009, ऑप्शन सी दिया आपका 2005 और ऑप्शन डी दिया आपका 2015। तो किसकी बात करें, कौशल विकास की पहली राष्ट्रीय नीति अगर पूछे किस वर्ष तैयार की गई थी, तो की गई थी आपके 2009 में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दिया आपका नागपुर, ऑप्शन बी दिया आपका जोधपुर, ऑप्शन सी दिया आपका सूरत और ऑप्शन डी दिया आपको पटना। तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के पूछे अगर आयोजन कहाँ हुआ है, तो हुआ आपके नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। जोधपुर की बात करें तो कहाँ है? राजस्थान, सूरत गुजरात और पटना कहाँ है? आपका बिहार में। ठीक है, अगर पूछे इसका थीम क्या था? इसका थीम था आपका महिला सशक्तिकरण। जो आपका 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन हुआ कहाँ पर? नागपुर। इसका थीम क्या था? इसका थीम था महिला सशक्तिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, आदि कैलाश पर्वत डैश राज्य में स्थित है? आदि कैलाश पर्वत जो आपके किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया सिक्किम और ऑप्शन डी दिया आपका हिमाचल प्रदेश। तो जो आपका आदि कैलाश पर्वत है ये कहाँ स्थित है? आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे आदि कैलाश पर्वत की बात करें तो आपके अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जो आपका आदि कैलाश पर्वत है आपके प्रसिद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया आपका इंदिरा काल, ऑप्शन बी दिया आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी दिया आपका गौहर मोती और ऑप्शन डी दिया आपका कन्याकुमारी। ऑप्शन डी किया जाएगा कन्याकुमारी। तो हम भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें, सबसे उत्तरी बिंदु के कैसे नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके इंदिरा काल के नाम से, इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की बात करें तो कहाँ पर है? आपके अंडमान निकोबार में, मतलब सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि आपके मतलब सबसे दक्षिणी में सुदूर बिंदु है। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपके अंडमान निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। ठीक है, अगर पूछे सबसे दक्षिणी बिंदु, अगर भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब नज़दीकी जो कि आपके भारत के द्वीपी बिंदु नहीं होकर भूमि बिंदु है आपके, कौन सी है? आपके कन्याकुमारी हो जाएगी। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी हो जाएगी और सबसे दक्षिणी अगर पूछे द्वीपी बिंदु कौन सा हो जाएगी? आपके इंदिरा पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें गौहर मोती, गौहर मोती अगर पूछे कहाँ पर है? गौहर मोती क्या है, कहाँ पर है? तो आपके सबसे पश्चिमी बिंदु है। कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे पश्चिमी बिंदु अगर पूछे क्या है तो आपके गौहर मोती है। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो आपके किव्यूथू है। कहाँ पर है? किव्यूथू है। ठीक है, आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगर हम भारत के पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात करें, भारत के पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात करें, पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात करें तो कितनी लंबाई है, मतलब इसकी लंबाई कितना है? तो ये आपके 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किमी। 2933 किमी आपके पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं आपके 3214 किमी है। कितनी लंबाई है? 32 से 14 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933 है और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो आपके 3214 किमी है। ठीक है, कितना? 3214 किमी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से अपने को, यहाँ पर होगा अपने को, ठीक है, अपने को क्या है फिर से देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद
सरकार को अपने को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है। ऑप्शन ए दिया आपका FAR अनुच्छेद, ऑप्शन बी दिया आपका गारंटी अनुच्छेद, और ऑप्शन सी दिया आपका राहत कार्य अनुच्छेद, और ऑप्शन डी दिया आपका DEAR अनुच्छेद, DEAR अनुच्छेद। ठीक है, तो जो आपका अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो कि भारत को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5 पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है, ये कौन सा अनुच्छेद है? ये आपका राहतकारी अनुच्छेद है। कौन सा है? राहतकारी अनुच्छेद है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया आपका लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन दिया आपका सिंधु नदी, ऑप्शन बी दिया आपका डेन्यूब नदी, ऑप्शन सी दिया आपका टिग्रिस नदी, और ऑप्शन डी दिया आपका रावी नदी। ऑप्शन डी क्या है? रावी नदी। अगर हम सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी के तट पर पूछे कौन सा शहर स्थित है, तो यहाँ पर है आपका कराची है। कौन सा है? कराची है। डेन्यूब नदी के तट पर बात करें तो यहाँ पर है आपके बेलग्रेड। कौन है? बेलग्रेड है, वियना है। ठीक है, बेलग्रेड हो गया आपका, वियना हो गया, एक है आपका बुडापेस्ट। कौन है? बुडापेस्ट। ये सब कहाँ है? आपके डेन्यूब नदी किनारे हैं। और टिग्रिस नदी की बात करें तो यहाँ पर आपके इसके किनारे कौन सा शहर है? ये आपके बगदाद कहाँ है? आपके टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। और रावी नदी की बात करें, रावी नदी के तट पे कौन सा शहर है? आपके लाहौर है। कहाँ? कौन है? लाहौर, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, लाहौर पूछे किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? ऑप्शन है दिया आपका आर्मेनिया, ऑप्शन बी दिया आपका कोसोवो, और ऑप्शन सी दिया क्रोएशिया, और ऑप्शन डी दिया आपका यूक्रेन। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला अगर पूछे नवीनतम देश कौन सा है, तो आपके क्रोएशिया है। कौन है? क्रोएशिया, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर पूछे टोटल कितने देश आपके यूरो को अपनाए हैं, तो आपके टोटल आपके 20 देश। अगर पूछे 20वां देश कौन सा है? 20वां है आपका क्रोएशिया। कौन सा है? क्रोएशिया है। ठीक है, किसकी बात करें? यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ की बात करें, यूरोपीय संघ का अगर पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपके ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स कहाँ है? आपके बेल्जियम में। कहाँ पर है? बेल्जियम में। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है यूरोपीय संघ का? आपके ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक है, अगर पूछे यूरो जो आपके कितने देश अपनाए हैं, तो यूरो का आपके 20 देश अपनाए हैं। कितने देश? 20 देश। 20वां कौन सा है? आपका 20वां है आपका क्रोएशिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका भारत को कौन सी रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है? भारत को कौन सी रेखा जो आपके 2 बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन दिया आपका कर्क रेखा, ऑप्शन बी दिया आपका मकर रेखा, ऑप्शन सी दिया आपका भूमध्य रेखा, और ऑप्शन डी दिया आपका विषुवत रेखा। ऑप्शन डी किया दिया है विषुवत रेखा। तो पूछा कौन सी रेखा जो आपके भारत को 2 भागों में बांटती है? तो भारत को अगर बात करें तो भारत को कौन सी रेखा है? आपकी कर्क रेखा है। जो आपकी कर्क रेखा है ये आपके भारत को 2 भागों में बांटती है। अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो यह आपका जैसे पृथ्वी हो गया, इसके बीचों बीच यानी 0 डिग्री से जाती है आपकी कौन सी रेखा है? ये आपकी भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर है आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इसके नीचे आपके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? मकर रेखा। ऊपर है आपका कर्क रेखा, और नीचे आपका कौन सा है? ये आपका मकर रेखा। यहाँ पर है आपका कर्क रेखा, ये आपका मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा। ठीक है, तो पूछा है भारत को कौन सी रेखा 2 भागों में बांटती है? भारत को अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति कुछ इसी प्रकार बनती है। ये भारत की स्थिति है। ठीक है, भारत की स्थिति यानी पहले बात करें तो उत्तरी अक्षांश में बनती है। कहाँ बनती है? उत्तरी अक्षांश में बनती है। ये आपके 0 लाइन रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, जो कि आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसी को कहते हैं। ठीक है, और ऊपर जो है आपका कर्क रेखा है वो 23 अक्षांश उत्तरी अक्षांश मतलब 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। ये आपके भारत की स्थिति है। भारत की स्थिति है। और भारत को कौन सी रेखा काट रही है? तो काट रही है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा काट रही है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कौन सी? ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अगर पूछे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, तो टोटल आपके 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया आपकी पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि प्रकाश ऊर्जा है वो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन दिया आपको भौतिक ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया आपको रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया आपको गतिज ऊर्जा और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो पौधे में जो आपके प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित करता है, तो करता है आपके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी दिया आपका एरी लॉजिकल यूनिट एरी लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी दिया आपका एलर ड्राइव लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी दिया आपका एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट। ठीक, तो किसकी बात कर रहा है, कंप्यूटर प्रणाली में ALU की, ALU की। तो ALU का तात्पर्य क्या है, तो आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन दिया कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कौन सा है आपका, सियाचिन है, कौन सा है, सियाचिन है, और इसमें तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी को पूछे कौन है। ऑप्शन ए दिया आपका अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी दिया आपका शिवा चौहान, ऑप्शन सी दिया आपका शिवांगी सिंह और ऑप्शन डी दिया भावना कांत। तो अगर पूछे सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है, तो ये आपकी शिवा चौहान है, कौन है, शिवा चौहान, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।